नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हरित क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। हरित क्रांति महत्वपूर्ण टॉपिक है बीपीएससी के लिए और अन्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी। यह ऑप्शनल और जीएस दोनों में पूछा जाता है। आपने अगर पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन को देखा होगा तो ऑप्शनल में भी लगभग एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन है ही, और जीके में भी यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी ऑप्शनल और जीएस दोनों से है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का जीएस और ऑप्शनल दोनों में पूछा जा रहा है, और उसी के आधार पर जो है सो इस टॉपिक को हम आज विश्लेषण करेंगे। तो क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने भारत में अनाज उत्पादन को बढ़ावा दिया परंतु उनके पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करती है। दूसरा है, हरित क्रांति आंशिक क्रांति ही रही, इसका प्रभाव कुछ फसलों तथा कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन आपका है, हरित क्रांति तथा भारतीय समाज पर उसके सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव का आलोचनात्मक व्याख्या करें। और चौथा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का तकनीकी एवं भारतीय समाज पर प्रभावों की विवेचना करें। अगर हम चारों क्वेश्चन को देखते हैं तो चारों में एक महत्वपूर्ण कॉमन है, प्रभाव। यानी कि सब में प्रभाव पूछा जा रहा। प्रभाव जो है सो सकारात्मक है, कहीं नकारात्मक है, कहीं सामाजिक प्रभाव पूछ रहा है, कहीं आर्थिक प्रभाव पूछ रहा, कहीं पर्यावरणीय समस्या या पर्यावरणीय प्रभाव पूछ रहा। तो इसको चारों क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो चारों क्वेश्चन से ये स्पष्ट हो रहा है कि सभी बार जो है प्रभाव से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि इन सारे प्रश्नों का आपका हल इस टॉपिक से हो जाए। तो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और आप लोगों को हरित क्रांति के बारे में हम कहानी की तरह बतलाएंगे। आप सुन के परीक्षा में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोग से अनुरोध है कि इसको सुने, पूरा वीडियो देखें और बारीकी से समझने का प्रयास करें, जिससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम लोग हरित क्रांति को देखते हैं। क्रांति से क्या तात्पर्य है? क्रांति का मतलब होता है बदलाव, आश्चर्यजनक रूप से बदलाव। यानी कि परिवर्तन ऐसा हो जो आश्चर्यजनक हो, अभूतपूर्व परिवर्तन हो। जैसे हम लोग नवपाषाणकालीन संस्कृति को देखें तो नवपाषाणकालीन संस्कृति में अचानक एक नया बदलाव आ गया जो अभूतपूर्व था। उसी प्रकार आप 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखते हैं, यह क्रांतियों का काल कहलाता है, क्योंकि इसमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में बदलाव आया था, जो पहले के बदलाव से बहुत तेजी से बदलाव हुआ और आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन ला दिया। तो उसी प्रकार जो है सो कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया, यानी कि उत्पादन व्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन आया। तो उत्पादन व्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन आया, उसको हम लोगों ने हरित क्रांति के नाम से जाना। यानी कि हरित क्रांति से तात्पर्य है कृषि उत्पादन व्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन हरित क्रांति कहलाता है। यानी कि उत्पादन में एक तरह से बहुत बड़ा उछाल आया और जिसको हम लोगों ने हरित क्रांति के नाम से जाना। तो आप लोग समझ गए होंगे हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। हरित क्रांति से तात्पर्य है कृषि उत्पादन व्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन, यानी कि आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन क्या कहलाया? हरित क्रांति कहलाया। अब देखिएगा कैसे गत्यात्मक परिवर्तन हुआ। तो अगर हम 1951 से
1991 तक के जनसंख्या वृद्धि को देखें तो यह जनसंख्या वृद्धि जो था 154% का वृद्धि हुआ। यानी कि 1951 से 1991 के बीच जनसंख्या वृद्धि 154% हुआ। इसी बीच यानी कि 1951 से 1991 के बीच हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 272% की वृद्धि हुई। यानी कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहता है कि खाद्यान्न उत्पादन अंकगणितीय रीति से बढ़ता है और जनसंख्या ज्यामितीय रीति से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है सो उल्टा हो गया। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन जो है सो बहुत ही जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत ही ज्यादा बढ़ा। तो उत्पादन व्यवस्था हमारा जो है सो अभूतपूर्व रूप से देख रहे हैं आप परिवर्तन है। दूसरा, जैसे 1966-67 में हमने खाद्यान्न का 10 मिलियन टन का आयात किया था, लेकिन जब हरित क्रांति हुआ और हरित क्रांति के कुछ ही वर्षों बाद यानी कि 1971 में हम खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हो गए और हमने निर्यात भी कुछ किया। यानी कि देख रहे हैं उत्पादन में परिवर्तन किस प्रकार आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे। हरित क्रांति अचानक आया कि इसकी पृष्ठभूमि में किस प्रकार बन रहा था। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम लोग जो है स्वतंत्रता के टाइम में आते हैं, यानी कि 1947 के आसपास आते हैं। तो 1947 में जब आज देश आज़ाद हुआ तो उस समय किसानी को देखते हैं। किसानी के दो मूलभूत तत्व हैं, एक किसान हो गया और दूसरा भूमि हो गया। तो किसान को हम देखते हैं तो उस समय किसान जो है सो दयनीय स्थिति में था। उसके जीवन निर्वाह कृषि से तो होता था, लेकिन किसी तरह से पेट भरता था, यानी कि कुछ बचता नहीं था। किसी तरह जो उत्पादन होता था उससे जो है सो किसी तरह पेट को भरा जाता था। और भूमि की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों के द्वारा दोहन के फलस्वरूप ये दोनों स्थिति जो है सो बिल्कुल खराब थी। दूसरा हम लोग देखते हैं 1951 के पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया था। कृषि पर सर्वाधिक बल दिए जाने के बावजूद संस्थागत पर तो ध्यान दिया गया, यानी कि भाखड़ा नंगल डैम बना, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, लेकिन तकनीकी पर ध्यान नहीं दिया गया। जिसके कारण यानी कि 1951 में पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया। कुछ सकारात्मक परिणाम भी आए। इसमें ज्यादातर संस्थागत पर ध्यान दिया गया, तकनीकी पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उत्पादन व्यवस्था में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हो पाया। अब हम लोग देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। 1962 और 1965 ये दो महत्वपूर्ण वर्ष है जिसमें हमने चीन और पाकिस्तान से युद्ध को लड़ा। तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। एक अनुमान के अनुसार विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है कि जब हम एक युद्ध लड़ते हैं तो 25 वर्ष पीछे चले जाते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, और हमने एक ही साथ लगभग कुछ ही वर्षों के अंतराल पर दो युद्ध को लड़ा, जिसके कारण जो है सो देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी और खाद्यान्न संकट की स्थिति भी थी। इसी बीच वियतनाम पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था और हम लोग अमेरिका से जो है सो PL 480 के तहत गेहूं का आयात करते थे। यानी कि गेहूं का आयात अमेरिका से किया जाता था। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान जो है सो अमेरिका का मित्र था, और अमेरिका जब वियतनाम पर आक्रमण किया तो अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिका के पक्ष में खड़ा हो, लेकिन भारत नहीं हुआ और वो पाकिस्तान का मित्र था। तो इस स्थिति में उसने जो है भारत को गेहूं देना बंद कर दिया। तो इस
इस स्थिति में भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1966-67 की सूखे की स्थिति। 1966-67 के सूखे की स्थिति ने जो राष्ट्रव्यापी था, पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ा था, यह भारत के खोखले विकास नीति को उजागर कर दिया और अभूतपूर्व खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। और ऐसी स्थिति में यह आवश्यक अब हो गया था कि कोई ऐसी उत्पादन व्यवस्था लाई जाए जिससे कृषि उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हो और जिससे खाद्यान्न संकट की समस्या को हल किया जाए। इसके अलावे हम लोग की खेती जो थी से मानसून पर निर्भर थी। यह मात्र जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था था, अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो इस परिस्थिति में 1966-67 के दौर में यह लाया गया कि उत्पादन इस तरह किया जाए कि लोगों को पेट भरा जाए, आत्मनिर्भर हुआ जाए और दूसरे देश से जो आयात किया जा रहा है उसको कम किया जा सके। तो उसी समय यानी कि 1966-67 के दौर में ही जर्मनी के नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने जो है सो मेक्सिको में 6 फसलों चावल, गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का पर अनुसंधान किया था। ये संकर बीज थे, उन्नत किस्म के बीज थे और बौनी प्रजाति के थे जो अधिक उत्पादकता देते थे, यानी कि इस फसलों के द्वारा ज्यादा उत्पादन किया जा सकता था। तो इसका प्रयोग हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किया, जिसको भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। और इसके प्रयोग से यानी कि भारत में तो ज्यादातर गेहूं का प्रयोग हुआ और इसके प्रयोग से उत्पादन व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसी परिवर्तन को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। और इस हरित क्रांति को शब्द का प्रयोग सबसे पहले USA के विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। अब हम लोग देखेंगे कि हरित क्रांति में सिर्फ संकर बीज ही काम आया या अन्य कुछ कारक बीज थे जो हरित क्रांति को लाने में मदद किया। तो संकर बीज तो था ही, यानी कि संकर बीज के प्रयोग के कारण उत्पादन व्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन आया। संकर बीज के साथ साथ सिंचाई साधनों का विकास किया गया था, यानी कि ये जो फसल थे, संकर बीज वाले जो फसल थे, उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, इसके लिए सिंचाई साधनों का होना आवश्यक था। उसके बाद जो है सो तीसरा तकनीकी साधनों पर जोर दिया गया, यानी कि उसके बाद जो है सो विद्युत का प्रयोग किया गया। उसके बाद रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। किसानों को सरकार के द्वारा साख सुविधा प्रदान किया गया। तो इन सब कारणों से हरित क्रांति लाने में मदद मिला। अब हम लोग हरित क्रांति के प्रभाव को देखेंगे। तो हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। इसका हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या क्या रहा। तो हरित क्रांति में सबसे पहला तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिसके कारण हम लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।
सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी, यानी कि खाद्यान्न संकट की समस्या जो थी वह खाद्यान्न संकट की समस्या हल हुआ और हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए। कुछ हद तक हम लोगों ने भारत जो है सो खाद्यान्न का निर्यात करने लगा, यानी कि हम आयात को छोड़ के अब निर्यात भी करने लगे। 1987-88 में देशव्यापी सूखा पड़ा था और उस सूखा की स्थिति में अकाल की स्थिति हुई थी और उसको हम झेलने में हरित क्रांति के कारण ही सफल रहे। जो संकट उत्पन्न होना चाहिए था वो संकट अब उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कि अब इस स्थिति में हम आ गए कि अगर बाढ़ सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उन समस्याओं का हल हम आसानी से कर सकते हैं। किसानों में संपन्नता आई, यानी कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति ज्यादा प्रभाव रहा उन क्षेत्रों के किसानों में, यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर देखने को मिला। तो इन क्षेत्रों में किसानों की संपन्नता आई, अर्ध शहरी समाज का विकास हुआ। अर्ध शहरी समाज का विकास हुआ यानी कि किसानों में संपन्नता आई तो गांव में भी शहर जैसा माहौल लगने लगा। आप पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ के किसानों की स्थिति हम लोगों के यहाँ के किसानों की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। उनका रहन सहन का स्तर जो है सो हम लोगों से भिन्न है। रहन सहन का स्तर उन लोगों का शहरी जैसा लगता है। तो इससे जो है सो अर्ध शहरी समाज का विकास हुआ। कृषि अब व्यवसाय बन गया, यानी कि जो रोजगार, कृषि जो जीवन यापन का एकमात्र साधन था, किसी तरह पेट भरने का साधन था, वह अब व्यवसाय का रूप लेने लगा। सभी क्षेत्रों में नहीं, जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला, प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्धता में वृद्धि हुई, यानी कि जो लोगों को अनाज चाहिए था उसकी उपलब्धता में वृद्धि हो गई। ट्रक, ट्रैक्टर, कीटनाशक, बिजली इत्यादि का प्रयोग हुआ और इत्यादि के प्रयोग के कारण जो है रोजगार सृजन हुआ और रोजगार सृजन होने का कारण लोगों को रोजगार में वृद्धि हुई और ग्रामीण समृद्धि में भी वृद्धि आई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव रहा। अब हम लोग हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। तो नकारात्मक प्रभाव में अगर सिर्फ हम असमानता को याद रखें तो असमानता को याद रखें तो इससे कई पॉइंट निकलता है। सिर्फ असमानता दिमाग में रहेगा तो इसके आधार पर जो आप क्वेश्चन को भली भांति लिख सकते हैं। तो असमानता में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रादेशिक असमानता, यानी कि प्रदेश के स्तर पर असमानता देखने को मिलती है। जो क्षेत्र सिंचित था वहाँ हरित क्रांति ज़्यादा सफल हुआ और जो क्षेत्र असिंचित था उन क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल नहीं रहा। यानी कि सिंचित क्षेत्र में अगर देखें तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, यूपी का भी पश्चिमी भाग और राजस्थान का गंगानगर जिला, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव रहा। यानी कि कहा जाए तो हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिला। कुछ हद तक हम लोग तमिलनाडु के क्षेत्र में देखते हैं, कुछ जिलों आंध्र प्रदेश में। तो सर्वाधिक प्रभाव जो है सो हरित क्रांति का पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का गंगानगर जिला में देखने को मिलता है। और सिंचित क्षेत्र जहां था उन क्षेत्रों में जो है हरित क्रांति सफल नहीं रहा। तो प्रादेशिक स्तर पर जो है सो हम लोग असमानता देखने को मिलते हैं। अंतः प्रादेशिक स्तर पर भी हम लोग असमानता देखने को मिलते हैं। यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गंगानगर के क्षेत्र को देखें तो वहाँ भी असमानता है। यानी कि जो किसान संपन्न थे, जागरूक थे, शिक्षित थे, उनको इसका ज़्यादा लाभ मिला। यानी कि जो किसान संपन्न, शिक्षित और जागरूक थे वो ज़्यादा लाभ उठाए। जो किसान गरीब थे, अशिक्षित थे, वह हरित क्रांति का लाभ आसानी से नहीं उठा पाए। अब फसलों के स्तर पर भी असमानता देखने को मिलता है। जैसे फसल में गेहूं का, हरित क्रांति का गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और ये गेहूं ज़्यादा सफल रहा, इसकी उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसके बाद चावल का स्थान आता है। जब दूसरे चरण की हरित क्रांति का प्रयोग किया गया यानी कि 1987 में, तो चावल का भी प्रयोग हुआ विभिन्न क्षेत्रों में। तो सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, उसके बाद चावल पर पड़ा, कुछ हद तक बाजरा और मक्का पर देखने को मिला। लेकिन
दलहन और तेलहन फसलों के उत्पादन में जो है कमी आ गई, यानी कि इसकी उत्पादकता कम गई, इसका क्षेत्र भी कम गया, तो फसलों के स्तर पर भी असमानता देखने को मिलती है। अब आय की असमानता भी देखने को मिलती है, यानी कि जो अमीर किसान थे वो और अमीर हुए और गरीबों की किसानों की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला, जिससे जो है सो आय की असमानता में वृद्धि हुई। अब ग्रामीण समाज में टकराव की जब आय की असमानता हुई तो ग्रामीण समाज में टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हुई और इसके अलावे संपन्न किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, काश्तकार और मजदूर इन वर्गों के बीच भी टकराव की स्थिति देखने को मिला। अब भूमि के मूल्य में भी वृद्धि हुई। अब इसके बाद हम लोग पर्यावरणीय समस्याओं को देखेंगे। तो बहुत हद तक जो है हरित क्रांति ने पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया और अलग से भी क्वेश्चन आप लोग को आता है कि क्या क्या पर्यावरणीय समस्याएं थी। तो हम लोग पर्यावरणीय समस्याओं पर देखेंगे। तो खेतों में अत्यधिक कीटनाशक एवं रसायनों का प्रयोग करने के कारण लवणीकरण की वृद्धि हुई, यानी कि खेतों में लवणीय और क्षारीयता की वृद्धि हो गई। जलाक्रांति यानी कि वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हुई कि यानी कि जो शहरी क्षेत्र था जहां पर जो है सो नहर था, नहर के क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जो निजी भूमि में वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हुई। प्रदूषण की समस्या यानी कि इसमें जो है सो बड़े पैमाने पर कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण जो है सो प्रदूषण की समस्या हुई। भूमि में भी प्रदूषण बढ़ा, भूमि की उर्वरता शक्ति भी घटने लगी। भौम जल स्तर में गिरावट आया, यानी कि अत्यधिक सिंचाई के कारण जो क्षेत्र में हरित क्रांति ज़्यादा सफल रही, यानी कि पंजाब, हरियाणा, गंगानगर ये सब का क्षेत्र जो है सो हरित क्रांति ज़्यादा सफल रही और वो शुष्क क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो पानी का अत्यधिक प्रयोग किया गया, यानी कि हरित क्रांति वाले जो बीज थे उसमें अत्यधिक सिंचाई की जरूरत थी और अत्यधिक सिंचाई की जरूरत के कारण भौम यानी कि सिंचाई ज़्यादा किया गया, यानी कि नीचे से पानी ज़्यादा निकाला गया, जिसके कारण जो है सो अंडरग्राउंड वाटर लेवल में कमी आई, यानी कि भौम जल स्तर में गिरावट आई। मृदा की उर्वरता में ह्रास हुआ, यानी कि हरित क्रांति के दौरान जो है अत्यधिक भूमि का दोहन किया गया। अत्यधिक भूमि के दोहन किए जाने के कारण जो है इसकी उर्वरता शक्ति में ह्रास आया और इसके अलावे जब इसमें बड़े पैमाने पर कीटनाशक एवं खाद का प्रयोग किया गया तो उससे जो खेतों में लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वह भी मरने लगे, जिससे मृदा की उर्वरता कम होने लगी। और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में देखिएगा तो अब बहुत सारे भूमि जो है सो ऊसर भूमि यानी कि अनुपजाऊ भूमि के रूप में तब्दील हो रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वनों उन्मूलन भी देखने को मिला, यानी कि वनों को काट के कृषि कार्य किया जाने लगा, जिसके कारण जो है सो वनों का नाश हुआ और पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न किया। अब स्वास्थ्य पर प्रभाव को देखें तो जो नहर वाला क्षेत्र था उन क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग के कारण, जल जमाव के कारण जो है सो मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ा, यानी कि मच्छरों की प्रजनन शक्ति ज़्यादा वृद्धि हुई और मच्छरों की प्रजनन शक्ति में वृद्धि होने के कारण मच्छरों की संख्या में वृद्धि हुई और उन क्षेत्रों में मलेरिया जैसी समस्या देखने को मिलती है। अन्य बीमारियां भी उत्पन्न हुई। इसका कारण यह है कि अत्यधिक कीटनाशक और खाद का प्रयोग किया गया। तो अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग किया गया तो वो किसी न किसी रूप में जमीन के अंदर गया, वो पानी में मिला, उसी पानी को हमने फिर पिया या उसी को पशुओं ने चारा के रूप में खाया, उसके अलावे हम लोग फसलों को खाए। इस माध्यम से जो है सो कीटनाशक और खाद के कारण अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हरित क्रांति जो है सो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिया। अब आपको परीक्षा में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइप से आप क्वेश्चन को, अगर पर्यावरणीय समस्या पूछता है तो उसका हल कर सकते हैं, उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव पूछता है तो उसका कर सकते हैं, सकारात्मक पूछता है तो उसका वर्णन कर सकते हैं, नकारात्मक पूछता है तो उसका वर्णन कर सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पूछता है तो उसका भी आसानी से वर्णन कर सकते हैं।
और इसमें नकारात्मकता है, लेकिन इसमें और क्या क्या किया जा सकता है ये आप लोगों को सोचने पर भी निर्भर है, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपना सुझाव दें। और दूसरा, इसमें द्वितीय हरित क्रांति का भी चर्चा है। तो द्वितीय हरित क्रांति हम लोग अगले बार देखेंगे या अगले दिन द्वितीय हरित क्रांति पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें प्रथम हरित क्रांति या पहले की हरित क्रांति की क्या कमियां थी और उस कमियों को द्वितीय हरित क्रांति में कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और द्वितीय हरित क्रांति को हम लोग अलग से देखेंगे। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।